गुड इवनिंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ जहां पर हमने अपनी क्लास को समाप्त किया था उसी से टॉपिक से लेकर हम आज प्रारंभ करते हैं, यानी कि जिस टॉपिक पर हमने अपनी क्लास को समाप्त किया था वहीं से आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि उस समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा उसमें कई सारी चीज़ें कालखंड के हिसाब से ऐसी आई कि उसमें सही तरीके से क्रांति अपने लक्ष्य को सुनिश्चित नहीं कर पाई और स्थिरता वहाँ पर नहीं बनी। तो यानी कि फ्रांस में जो 10 से 12 साल का टाइम था वो बहुत ही उठापटक और अस्थिरता का समय चल रहा था उसी समय। तो उसी समय नेपोलियन जैसे व्यक्ति, सैन्य अभियान, एक छोटे से व्यक्ति यानी कि सेना में अपने जीवन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, और सेना से अपने जीवन की शुरुआत करने के क्रम में ही इन्होंने वहाँ पर अपनी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ाई। नेपोलियन एक सेना में भर्ती होने के कारण जब इसने वहाँ पर इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे अभियानों को प्रारंभ किया और उनको जीतना प्रारंभ किया, उसी की क्रम में जनता ने वहाँ पर इसको स्वीकार करना उचित समझा। उसके बहुत सारे कारण भी है, वह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको जनता ने इसकी डिक्टेटरशिप को स्वीकार किया। आपने देखा कि वहां पर डायरेक्टरी का जो शासन चल रहा था, यानी कि 5 मेंबरों के द्वारा जो शासन चल रहा था, उसमें बेरोजगारी, अस्थिरता, असमानता जैसे बहुत सारे बिंदु विद्यमान थे। और जबकि फ्रांस की रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि समानता और बंधुत्व के कारण ही प्रारंभ हुआ था, उसके केंद्र में समानता बंधुत्व ही था। इसी कारण हमारे जो संविधान के अंदर समानता और बंधुत्व का जो स्टेटमेंट लिया गया है, बंधुत्व, यानी कि वह हमारे संविधान के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यानी कि फ्रांस से ही लिया गया है और फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। तो बंधुत्व का जो नारा है आज भी पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वह फ्रांस की ही देन है, यानी कि भाईचारा, बंधुत्व को देखा जाए तो शब्द वह, इस बात का ध्यान रखना, कई बार पीटी में पूछ भी लेता है कि बंधुत्व हमारे संविधान के अंदर इस शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो हमारे संविधान में, क्योंकि यह शब्द फ्रांस की क्रांति के केंद्र बिंदु था, तो इसीलिए हमने वहां से उसके संविधान से इस बिंदु को अपने संविधान के में लिया गया है। तो देखो नेपोलियन आपने देखा है कि डायरेक्टरी के शासन में बहुत सारे लोग अस्थिरता को और बढ़ावा दे रहे थे, और उसी समय नेपोलियन अपने अभियान कर कर क्षेत्रों को जीत रहा था और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उसी के कालखंड में नेपोलियन जब अभियान की ओर बढ़ा और इसने देखा कि देखो, अगर नेपोलियन चाहता, जब डायरेक्टरी का शासन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तो उस समय भी वहां पर अपनी सत्ता को स्थापित कर सकता था उनको उपदस्त करके, लेकिन नेपोलियन ने उस समय अनुचित समझा और नेपोलियन को लगा कि मुझे अभी यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि अभी वहां की जनता उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाजिर नहीं है, राजी नहीं हुई है। तो उस समय नेपोलियन ने वहां पर कुछ भी नहीं किया, उसने अपने कार्यों पर ध्यान रखा और क्षेत्रों को जीतते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने कार्यों को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते गए। उसी समय जब वहां की अस्त व्यस्त जनता यह देख रही थी कि कोई ऐसा हमारा शासक मिले हमको जो हमारा पुरातन व्यवस्था, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो कभी हमारा बुर्बो वंश होता था और उसकी प्रतिष्ठा, जो सम्मान थी राष्ट्र की, उसको स्थापित करे, कोई ऐसे शासक की वहां पर जरूरत थी। और वहां की जनता मुंह उठाए यह देख रही थी कि कोई ऐसा शासक है जो हमारा सम्मान को स्थापित कर सके। उसी समय नेपोलियन को लगा कि अब नाशपत्ती पक चुकी है। प्रश्न भी आता है कि नाशपत्ती पक चुकी है, चर्चा कीजिए, या अमरूद पक चुके हैं, चर्चा कीजिए। तो वह इसी से नेपोलियन से जुड़ा हुआ प्रश्न उस तरीके से आएगा। तो यानी कि नेपोलियन ने देखा कि राष्ट्र जो मध्यम वर्ग है वह अपनी सुरक्षा के लिए, जो गरीब वर्ग है वो अपनी सहायता के लिए, यानी कि किसी ऐसे शासक की जरूरत, कमी महसूस कर रहा है जो उसकी सहायता और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और वह उनको नेपोलियन के अंदर दिखाई पड़ी सभी प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को देखते हुए लोगों ने, वहां की जनता ने नेपोलियन को स्वीकार किया और नेपोलियन ने सभी को उपदस्त करके वहां पर अपना शासन अपने हाथ में लिया और 3 मेंबरों के साथ में शासन चलाने की कोशिश की। और फिर धीरे धीरे नेपोलियन
देखेंगे कि नेपोलियन ने कैसे धीरे धीरे आगे जाकर अपनी डिक्टेटरशिप को स्थापित करते चला गया, और जो क्रांति का मूल बिंदु था जिसलिए क्रांति प्रारंभ हुई थी, उससे इसमें के विचारों में भटकाव आएगा, और यह कहीं ना कहीं जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी, उसका यह हंता भी बनेगा। यानी कि उसको क्रांति के जो मेन बिंदु है उसको समाप्त करने का भी यही व्यक्ति हंता बनेगा। आपने देखा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के तहत लोगों ने जब रिवॉल्यूशन किया तो वहां पर पोप चर्च वगैरह की सत्ता को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की, यानी कि डायरेक्टरी के शासन की स्थापना की, और वहां पर उस तरीके से शासन चला है, यानी कि समानता, बंधुत्व और सभी का प्रतिनिधित्व हो उस तरीके से। तो नेपोलियन ने अपने 3 मेंबरों के साथ में वहां पर सत्ता चलाने का प्रयास किया, और धीरे धीरे जैसे ही नेपोलियन वहां पर आएगा और नेपोलियन को लगेगा कि अब तो मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, फिर नेपोलियन उन मेंबरों को भी हटाकर अपने अंदर ही केंद्र में, यानी कि अपने सेंट्रिक ही सारी शक्ति को केंद्रीकृत कर लेगा, और एक तरीके से वहां पर डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी। और जब डिक्टेटरशिप वहां पर स्थापित हो जाएगी तो फिर नेपोलियन बहुत सारे उसी दिशा में कार्य सुधारों को अंजाम देते हुए कार्य सुधार करेंगे, और उसके फिर ब्रिटेन के संदर्भ में जब ब्रिटेन उससे किसी भी तरह नहीं हराया जाएगा तो नेपोलियन वहां पर फिर महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करेंगे, और उसके लागू करने की कुछ कारण होंगे, लागू क्योंकि असफलता के क्या कारण रहे, और परिणाम उसके नेपोलियन के पतन का कारण भी महाद्वीपीय व्यवस्था रहेगी। ये यूपीएससी ने पूछा भी है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, और आगे भी पूछने की संभावना इसकी बनी रहती है। उसी के साथ नेपोलियन का पतन, यानी कि युद्ध दर्शन और राजनीतिक भूल नेपोलियन की ऐसी क्या रही कि नेपोलियन ने केवल युद्ध दर्शन को ही अपना प्राथमिक केंद्र बिंदु मानकर उसी पर ध्यान आकृष्ट किया, और राजनीतिक भूल ऐसी नेपोलियन की क्या रही कि राजनीतिक ठीक से रणनीति नहीं बना सका ब्रिटेन को हराने के लिए, और स्पेन वगैरह सभी युद्धों में फंसता चला गया, और जैसे ही युद्धों में मातृ राष्ट्रों ने सबने मिलकर एकदम से इसको कंट्रोल कर कैप्चर कर हराया, और फिर वही उसके पतन का कारण बना, और इस क्रांति ने प्रभाव क्या छोड़ा, तो यह हमको देखना होगा। तो देखो उदय की परिस्थितियां, उदय की परिस्थितियां मैंने आपको बता दी कि उस समय वहां डायरेक्टरी का शासन था, अव्यवस्था फैली हुई थी, भुखमरी बेरोजगारी अपने चरम अवस्था में थी, जो कि मध्यम वर्ग उसी तरीके से आपने देखा कि भूमि को पोप वगैरह से जो थी, पादरी वगैरह कुलीन वर्ग से तो राज्य ने हड़प ली थी, जमीन को एक्विजिशन कर लिया, उसके बाद उसको गरीबों में नहीं बांटा गया। तो यानी कि जो जिस चीज के लिए क्रांति समानता और बंधुत्व के लिए की गई थी वह ही अपनी दिशा से भटक गई थी, तो इसीलिए जनता अव्यवस्था के दौर से गुजर रही थी। तो उसी समय वह सभी परिस्थितियों ने नेपोलियन को स्वीकार करने के लिए वहां की जनता को बाध्य किया, और अपना सम्मान स्थापित करने के लिए नेपोलियन ने उनके सामने अपनी बहुत सारी ऐसी प्रकाष्ठाएं साबित भी कर चुका था, क्योंकि इसने काफी ज्यादा युद्ध मार्चों के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। ऑस्ट्रिया जैसे क्षेत्रों को जीतकर दुनिया भर के वहां पर अभियान किए, और उन अभियानों के माध्यम से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया, और आम जनता को भी लगने लगा कि एकमात्र ऐसा नेपोलियन शासक है जो हमारा समानता और बंधुत्व को स्थापित कर सकता है। तो यानी कि गरीब लोगों ने वहां पर अपनी सहायता के लिए, और सहायता के साथ साथ सुरक्षा के लिए, और मध्यम वर्ग को तो सुरक्षा चाहिए ही होती है, आपको भी पता है इस बात का, तो मध्यम वर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए इसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के क्रम में जब नेपोलियन ने 3 सदस्यों के माध्यम से शासन चलाने की वहां पर बात कही और चलाया कुछ समय के लिए, फिर जैसे ही नेपोलियन ने देखा कि अब तुम्हारा अस्थायित्व बन चुका है राष्ट्र के अंदर, और फिर नेपोलियन ने वहां पर सब सत्ता, यानी कि सारी शक्तियां अपने केंद्र में अपने हाथ में लेकर वहां पर नेपोलियन ने कुछ सुधार कार्य प्रारंभ किए, और वह सुधार कार्य पढ़े कि नेपोलियन ने क्या सुधार वहां पर किए थे। देखो अब पढ़ेंगे नेपोलियन के सुधार। तो जब नेपोलियन परिस्थितियां, तो आपने उत्तरदायी परिस्थितियां मैंने समझा दी। अब देखो इसने जब सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, तो उसमें फ्रांस के अंदर इसने सुधार करने कुछ प्रारंभ किए। उन सुधारों के क्रम में इसने किस तरीके से क्रांति के विरुद्ध कुछ कार्य किए, और आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि क्रांति किन अपने मानकों और बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ी थी, और नेपोलियन ने किस तरीके से उसके विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ किया। कुछ कार्य उस दिशा में नेपोलियन ने सही किए जो आज भी फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस राष्ट्र क्या पूरे यूरोप के ही आधार हैं। कुछ उसके नियम कानून ऐसे हैं जो आज भी उन राष्ट्रों में आधार बने हुए हैं किसी भी शासन पद्धति के किसी एक बिंदु को लेकर। जैसे विधि संहिता देखें तो फ्रांस के अंदर जो विधि संहिता है आज भी, जो नेपोलियन की बनाई हुई विधि संहिता थी, वही आज भी वहां पर चल रही है। वहां पर क्या पूरे यूरोप के अंदर ही
उनकी विधि संहिता आज भी विद्यमान दिखाई पड़ती है। और उसी के साथ शिक्षा पद्धति, यानी कि जिस तरीके से एक रूपता शिक्षा में लेकर आए जो हमारे यहाँ अब लागू की गई, वह उस समय नेपोलियन ने देखो वहां पर स्टार्ट की। तो देखो पहला नेपोलियन ने सुधार इस दिशा में किया कि नेपोलियन ने संविधान का निर्माण किया, और संविधान का निर्माण करने के साथ साथ 3 सदस्यों के माध्यम से अपना शासन चलाना प्रारंभ किया। तो यानी कि संविधान का निर्माण किया, और जब संविधान का निर्माण किया इसके माध्यम से 3 सदस्य इसमें अपॉइंट किए गए, और 3 सदस्यों के माध्यम से शासन पद्धति को चलाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ ही समय पश्चात नेपोलियन ने उन 3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर अपने अंदर ही सारी शक्ति का केंद्र बनाया, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण किया। वहीं आप देखोगे कि केंद्रीकरण करने के क्रम में नेपोलियन ने जब केंद्रीकरण किया तो यानी कि क्रांति का जो मेन बिंदु था, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण को लेकर क्रांति अपने चल रही थी, तो नेपोलियन ने क्या किया, केंद्रीकरण। तो जब नेपोलियन ने केंद्रीकरण किया तो कहीं ना कहीं नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का हंता भी साबित हुआ। दूसरा बिंदु, यानी कि दूसरा इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता, यानी कि एक शिक्षा प्रणाली स्टार्ट की, प्रारंभ की वहां पे, और जिसके क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, जैसे हमारे यहाँ अब राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति यानी कि नई शिक्षा नीति लागू की गई, उस तरीके से नेपोलियन ने उस समय वहां शिक्षा पद्धति स्टार्ट की, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शिक्षा पद्धति प्रारंभ थी। नेपोलियन ने पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही शिक्षा पद्धति को लागू किया, वह आज भी फ्रांस का आधार बनी हुई है। यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षाओं में एक रूपता आई, जिससे यह शिक्षा आगे बढ़ी। दूसरा, यह तो अच्छा सुधार था। तीसरा बिंदु, नेपोलियन ने वहां पर बैंकिंग की स्थापना की। नेपोलियन ने वहां पर सुधारों के माध्यम से बैंकिंग की व्यवस्था की, और बैंकिंग की व्यवस्था करने के क्रम में उसने बचत पर अधिक जोर दिया, यानी कि सेविंग पर अधिक जोर दिया। उस सेविंग के से ही जब राज्य की आय बढ़ी तो नेपोलियन ने वहां कल्याणकारी कार्य प्रारंभ किए, यानी कि नहरों का निर्माण कराया उस पैसे से। फोर्थ पॉइंट, नहरों का निर्माण। जब नहरों का निर्माण कराया तो यानी कि देखा जाए तो किसान मजदूरों की इससे आय सीधी सी बढ़ जाएगी, यानी कि जब उसमें नहरों का निर्माण होने से वहां पर व्यापार वाणिज्य भी होगा नहरों के माध्यम से, और वहीं उसी के साथ उसके पानी से सिंचाई भी, लैंड की सिंचाई होगी, और लैंड की सिंचाई होने से राज्य के पास रिवेन्यू की मात्रा बढ़ेगी, और रिवेन्यू की मात्रा बढ़ने से राज्य की आय बढ़ जाएगी, और राज्य की आय बढ़ने से कहीं ना कहीं वह वेलफेयर स्कीम चलाने में ज्यादा योगदान देगा। तो उसी के साथ नहरों का निर्माण किया। नंबर 5, नेपोलियन ने विधि संहिता का निर्माण किया। शब्दों में मत जाना, मात्रा वात्रा जल्दबाजी में गलत हो जाती है। विधि संहिता का निर्माण किया। विधि संहिता का निर्माण किया। एक मिनट, विधि संहिता का निर्माण यानी कि पूरे राष्ट्र के अंदर, फ्रांस के अंदर जो अलग अलग नियम कानून चलते थे उनको सबको नेपोलियन ने समाप्त किया, और समाप्त करने के क्रम में एक नियम कानून, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही लागू होती है, उसी तरीके से सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक ही लागू होता है। उस तरीके से एविडेंस कोड पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग समान रूप से वही लागू होता है। वह देखा जाए तो उस तरीके से नेपोलियन ने वहां पर उस समय स्टार्ट किया। तो यह आज भी वहां पर फ्रांस का आधार बना हुआ है, यह भी आज भी आधार है। और बैंकिंग व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तो फ्रांस में आज भी उसी तर्ज पर वहां पर विद्यमान दिखाई पड़ती है। तो नेपोलियन ने उस समय यह सभी कार्य वहां पर किए। उसी के साथ साथ नेपोलियन ने जब सदस्यों को हटाया, शक्तियों का केंद्रीकरण किया। दूसरी बात, इस तरीके से नेपोलियन भी जो क्रांति थी उसका हंता साबित हुआ वहां पर। उसी के साथ साथ नेपोलियन ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से ही कुछ ऐसे अपने संघ बनाए एक, और संघ बनाने के क्रम में उसने वह कार्य किए जो क्रांति के केंद्र बिंदु में नहीं थे, यानी कि क्रांति के विरुद्ध थे। यानी कि जैसे देखा जाए तो नेपोलियन ने अपने संघ बनाया और अपने जान पहचान वाले यानी कि अपने नजदीकी लोगों को पद यानी कि उपाधियां देनी प्रारंभ की। और उपाधियां देनी प्रारंभ जब की तो एक तरीके से देखा जाए तो एक कृत्रिम तरीके से कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ, जबकि क्रांति कुलीन वर्ग के ही विरोध में प्रारंभ की गई थी। तो देखा जाए तो एक तरीके से नए कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ। उसी दिशा में नेपोलियन ने क्या काम किया, पोप और
चर्च जैसी सत्ता को स्वीकार करना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ किया और जो पादरी वहां से भाग गए थे उनको वापस बुलाने की परमिशन दी और उनको पोप के द्वारा पादरी की उपाधि देने की बात की गई, जबकि क्रांति उसके विरुद्ध ही स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से भी नेपोलियन क्रांति का हंता ठहरता है। तो ये नेपोलियन के कुछ सुधार हैं, इनमें कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं, वो आपको मूल्यांकन उसका करना होगा जब मेंस के स्तर पर आप प्रश्न को आंसर में अपने लिखोगे। तो देखो महाद्वीपीय व्यवस्था, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, अब प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। तो महाद्वीपीय व्यवस्था देखो नेपोलियन ने लागू की थी। अब महाद्वीपीय व्यवस्था क्यों लागू की, पहला प्रश्न यही आता है कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू क्यों किया। 150 या 100 शब्दों में चर्चा करने के लिए आप पे प्रश्न आ जाएगा। यहाँ से पीसीएस में तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू क्यों किया, बस चर्चा कीजिए 100 शब्दों में या शॉर्ट नोट लिखवा लेगा 50 शब्दों में। अब देखो यूपीएससी में प्रश्न थोड़ा इससे बड़ा आएगा। तो देखो आपने देखा होगा कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन ने इसलिए लागू की, अब पढ़ेंगे इसको, क्योंकि देखो इंग्लैंड के अंदर फ्रांस का उस समय विरोधाभास था, एक तरीके से दोनों शत्रु थे एक दूसरे के। तो जब शत्रु थे कहीं ना कहीं नेपोलियन इसको प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन को पराजित नहीं कर सका। जब प्रत्यक्ष रूप से इसको पराजित नहीं कर सका तो नेपोलियन ने अपना दिमाग लगाकर एक बात सोची कि अगर मैं ब्रिटिश को प्रत्यक्ष रूप से तो इसको हरा नहीं सका तो कहीं ना कहीं मैं इसको आर्थिक रूप से कमजोर करूँ, और वहाँ की आर्थिक कमजोरी जब होगी तो वहाँ के उद्योग वगैरह और उद्योगों के साथ साथ वहाँ जो कलपुर्जे बनाते थे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, वह क्या काम करेंगी, फिर वहाँ के लेबर को छटनी करेगी। तो एक तरीके से आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाने का उसने सोचा। जब आर्थिक प्रतिबंध लगाने का उसने सोचा उसी क्रम में उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। अब देखो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी करनी प्रारंभ कर दी। एक तरीके से तुम देखोगे तो इंग्लैंड की जो अवस्थिति थी वो समुद्र से इस तरीके से, बीच में समुद्र है, यहाँ पर इंग्लैंड की अवस्थिति, पूरा यूरोप इधर पड़ता है उसके पूर्व में। तो यूरोप के साथ ब्रिटेन का व्यापार था। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन को यह बात लग रहा था, सोच तो बहुत अच्छी थी नेपोलियन की। तो देखो इसको समझो ठीक से, अगर एक बार समझ ली तो फिर इसको पढ़ने की आपको नोट्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं बोलूंगा उन वर्डों को बस सेंटेंस फॉर्मेशन देके कॉपी में अपनी उतार देना और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरीके से महाद्वीपीय व्यवस्था यूरोप के अंदर इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी थी, और उसी आर्थिक नाकेबंदी के तहत नेपोलियन ने यह वहां पर किया कि कोई भी राष्ट्र इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा, यानी कि इंग्लैंड से वस्तुएं नहीं खरीदेगा और ना ही उसको कच्चे माल की क्षतिपूर्ति करेगा। तो जब उसने यह महाद्वीपीय व्यवस्था नाकेबंदी कर दी पूरे यूरोप के साथ, तो उसने प्रतिबंध लगा दिया। अब ये भारत से भी जुड़ जाएगा इंटरलिंकिंग प्रश्न, ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ से इंटरलिंकिंग हो जाए और वर्तमान संदर्भ में चाइना और भारत को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको महाद्वीपीय व्यवस्था का ज्ञान होना उसके लिए आवश्यक है, तभी आपको नंबर ठीक से उस पर मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ ठीक से थोड़ा समझ लो। तो जब उसके वस्तुओं पर उसने यूरोप के अंदर पूरे आर्थिक नाकेबंदी कर दी और ब्रिटिश से वहां पर ना तो जो उत्पाद आते थे उन पर पाबंदी लगा दी, तो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जितने भी स्पेन, इटली, जर्मनी, जितने भी कंट्री थे वहां पर उनका व्यापार ब्रिटेन के साथ अवरुद्ध कर दिया। जिस दिशा में अवरुद्ध किया तो नेपोलियन को लगता था कि जब इसका व्यापार नहीं होगा और उसकी सप्लाई नहीं, कहीं पर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो ब्रिटेन अपने वहां पर उद्योगों से मजदूरों यानी कि लेबर, इंजीनियरों को वहां से छटनी करेगा, और जब छटनी करेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी, अव्यवस्था वहां पर फैलेगी, और वहां की जनता नेपोलियन के साथ ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाएगी कि नेपोलियन के साथ समझौता किया जाए, और नेपोलियन फिर अपनी शर्तों के साथ उसके साथ समझौता करेगा, यानी कि राजनीतिक रूप से श्रेष्ठता के पद पर बैठकर उसके वहां पर नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो नेपोलियन की सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नेपोलियन की कुछ रणनीतिक भूल, राजनीतिक भूल जो पढ़ेंगे यहाँ, युद्ध दर्शन और राजनीतिक भूल, वह कुछ ऐसे थे, यानी कि रणनीतिक का मतलब यह हुआ कि वह इस भूल को बहुत बड़ी तरीके से कर चुका कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन का व्यापार पूरे विश्व में था,
नेपोलियन केवल उसके व्यापार को यूरोप के अंदर ही देख रहा था, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का तो कभी सूर्य छिपा ही नहीं था। तो ब्रिटेन के तो उस समय बहुत सारे और भी पूरे विश्व के अंदर औपनिवेशिक कॉलोनिज्म बनाए हुए थे, तो वहां से उसने अपने माल की भरपाई करनी प्रारंभ की। आपने देखा होगा उसी समय प्लासी का युद्ध होते ही 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में होते ही ब्रिटेन के हाथ में एक ऐसी देश आ चुका था जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, इट मींस भारत। तो वहां से उसने अपनी जरूरतों को पूरा करना प्रारंभ किया। अब ध्यान रखना, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे कि उस समय यहाँ पर इतनी ज्यादा लूट मचाने, यानी कि बंगाल को ही उन्होंने क्यों अपना उपनिवेश सबसे पहले कॉलोनिज्म का शिकार बनाया, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उस समय वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में काफी ज्यादा युद्ध वगैरह की स्थितियां बनी हुई थी। तो इसीलिए जब यहाँ पर कंपनी आ रही थी तो फ्रांस और ब्रिटेन के यहाँ भी युद्ध होते थे, क्योंकि जब वहां पर युद्ध होते थे तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। बात स्पष्ट है कि अगर दो स्टूडेंट एक ही गांव से दिल्ली या किसी सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, या रुड़की में ही रूम लेकर दोनों स्टूडेंट रहते हैं और एक ही गांव से रहने वाले हैं, अगर उनके पेरेंट्स वहां पर लड़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उन दोनों स्टूडेंट पर वहां भी पड़ेगा। हो सकता है वो एक ही रूम में रह रहे हों पहले, उसके बाद वह दोनों अलग अलग हो जाएं, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स गांव में लड़ रहे हैं तो हो सकता है शहर में हमारे अंदर भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसी तरीके से जब फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप के अंदर लड़ रहे थे तो उसी समय आपने देखा होगा जब कंपनियां भारत के अंदर आई तो भारत के अंदर भी यूरोप की जो दोनों कंपनियां थी, फ्रांस और फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों, फ्रांस को भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, इट मीन इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया और फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुए और युद्ध होने के क्रम में ही उसमें आखिरकार जीत इंग्लैंड की हुई और कॉलोनिज्म का शिकार भारत, इंडिया जो हुआ वो इंग्लैंड का हुआ। कंपनी तो बहुत सारी आई, पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, उसके बाद दुनिया भर की कंपनी आई, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, बहुत सारे आए। तो आखिरकार जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की मतलब ब्रिटेन की। ब्रिटेन की नाविक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो देखो जब उसने यह नीति लागू कर दी, और देखो अगर हम उसके प्रोडक्ट उत्पादकों का तो बंद कर दिया, लेकिन नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल यह रही कि जो उनको उत्पाद की आवश्यकता थी और कंट्रियों को, यानी कि पूरे यूरोप की आम जनता को जिन उत्पादों की, वस्तुओं की जरूरत थी, पहले उनको अपने घर में बनाना नेपोलियन के लिए आवश्यक था, लेकिन ऐसा नेपोलियन नहीं कर पाया। जब ऐसा नहीं कर पाया तो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया। उसी के साथ नेपोलियन के प्रति जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे उनमें अव्यवस्था फैलने लगी, यानी कि वस्तुओं की कमी होने लगी, जिसकी पूर्ति नेपोलियन फ्रांस नहीं कर पाया। उसी तरीके से देखो अब वर्तमान संदर्भ में भारत और चीन को लेकर, यहां से इंटरलिंकिंग करना दे सीखो कैसे होता है प्रश्न। लोग कहते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार कर दिया जाए। अब आपको पता है कि चाइना के प्रोडक्ट बहुत ही अधिक मात्रा में बल्क में आते हैं भारत के अंदर, और कोई भी जैसे फेस्टिवल होगा, अभी कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर ही चाइना से बहुत सारी राखी आती है। जब राखी चाइना से आएंगी तो उन पे कुछ लोग बोलेंगे नॉलेज के अभाव में कि चाइना का बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं मानता हूं चाइना का बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन उसको बहिष्कार करने से पहले क्या करना होगा, अपनी इकोनॉमिकल स्थिति और अपनी उत्पादक क्षमता को हमें उस लेवल पर लाना होगा ताकि हम अपने राष्ट्र के अंदर अपनी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। उससे पहले अगर हमने यह स्टेप उठा लिया तो वही हालात होंगे जो कभी नेपोलियन के हालात हुए थे, जिस कारण नेपोलियन का पतन भी हुआ था। तो इसीलिए कहना और करना दोनों भिन्न है। तो पहले यह देखना होगा आपको कि क्यों नहीं सरकार उसके सभी प्रोडक्ट पर बैन लगा सकती, क्योंकि इसलिए नहीं लगा सकती कि हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं कि हम अपने उत्पादों से ही पूरे अपने राष्ट्र की, यानी कि पूरी जनसंख्या की इच्छा पूर्ति और उनकी जरूरतों के हिसाब से उत्पादों की सप्लाई उन तक सुनिश्चित कर सके। तो इसीलिए अभी धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इस दिशा में हो सकता है एक दिन हम उस पर जरूर पहुंचेंगे ताकि हम उसके सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए सफल हो जाए। तो इसीलिए यह देखो कि असफलता के कारण तो आपने पढ़ ही लिए। वहीं देखो नेपोलियन की नीति में विरोधाभास यह दिखाई पड़ता है कि नेपोलियन ने पूरे यूरोपीय राष्ट्रों की तो
ब्रिटेन के साथ में आर्थिक गतिविधि पर बैन लगा दिया और स्वयं आर्थिक लाभ लेने के लिए वहां पर अनाजों का निर्यात कर रहा है और उससे आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा है। तो वहीं यह दिखाई पड़ा कि देखो अपने आप तो यह उससे लाभ ले रहा है और हमको लाभ से अछूता किया हुआ है, और वहां पर वहां की जनता अव्यवस्था फैली और यूरोप के अगेंस्ट में जो कभी यूरोप के नेपोलियन से उस तरीके से भय खाते थे और नेपोलियन की सत्ता को स्वीकार भी करते थे, तो कहीं ना कहीं वह नेपोलियन के विरुद्ध आक्रोश उनमें पनपता चला गया। तो वही फिर नेपोलियन का कारण भी बनेगा। उसी दिशा में नेपोलियन परिणाम क्या होगा, नेपोलियन के पतन के में सहायक कैसे हुई है। अब यह पढ़ेंगे नेपोलियन के सहायक कैसे हुई। इसको देखो असफलता के कारण क्या हुआ है, यही महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के पतन का कारण कैसे बनी। आपने देखा कि नेपोलियन ने जब महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया और बहुत सारे राष्ट्र उससे आक्रोशित हुए, तो उसी क्रम में नेपोलियन स्पेन में पुर्तगाल में 1808 के आसपास उसने ब्रिटेन का उसके साथ व्यापार था पुर्तगाल का, तो 1808 में उसने वहां पर अभियान कर पुर्तगाल को पराजित किया और उस पर प्रतिबंध लगाया। जैसे ही पुर्तगाल के व्यापार पर उसने ब्रिटेन के साथ प्रतिबंध लगाया, पुर्तगाल भी उससे आक्रोशित हुआ। उसी क्रम में पुर्तगाल से ऊपर स्पेन के अंदर भी उस समय अव्यवस्था पूरी फैली हुई थी, क्योंकि रोजगारी बेरोजगारी वगैरह अव्यवस्था, उत्पादों की जरूरतें, जनता आक्रोशित थी, तो यानी कि एक तरीके से वहां पर भी अव्यवस्था फैली हुई थी। तो वहां पर शासक जो थे और उनके जो बेटे, उनमें आपस में विवाद चल रहा था गद्दी को लेकर। तो उसी समय नेपोलियन ने उसको वहां पर इसका लाभ उठाते हुए, वहां पर यानी कि घरेलू संघर्ष का लाभ उठाते हुए, उनके घरेलू जो ग्रह उनका संघर्ष चल रहा था उसी का लाभ उठाते हुए नेपोलियन ने वहां पर अभियान किया और तुरंत वहां से शासक को गद्दी से हटाया और दोनों शासकों को गद्दी से हटाकर अपने भाई जोसेफ को वहां पर गद्दी पर बैठाकर फ्रांस लौटा। तो एक तरीके से जैसे ही फ्रांस वह लौटा, तो फ्रांस लौटने के क्रम में वहां की जनता यानी कि स्पेन की जो जनता थी उसने इस चीज को अपना अपमान समझा। तो यानी कि पूरी राष्ट्रीयता के हिसाब से भी वह की जनता अपमानित हुई, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति आकर हमारे ऊपर कैसे राज कर सकता है, होगा तो राजा हमारा ही होगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जैसे अभी भारत को मान लो, भारत के ऊपर आकर यानी कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई उस तरीके से पक्ष विपक्ष में कोई युद्ध चलता रहे, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति आकर, ट्रंप जैसा व्यक्ति आकर हमारे यहाँ शासन कर ले, तो हम उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो कैसा भी हो हमारा शासक, कैसा भी हो, प्रधानमंत्री हो, कैसा भी हो, चाहे राहुल गांधी ही क्यों ना हो हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो A to Z, मेरा मतलब राहुल गांधी को कुछ भी टारगेट करने का नहीं है, मेरा मतलब एक परसेप्शन जो उनका गलत बनाया हुआ है उस तरीके से मैं भी आपको बता रहा हूँ। काफी अच्छे व्यक्ति हैं उस तरीके से देखा जाए तो, वो ईमानदार व्यक्ति हैं और उसी के साथ साथ चीज़ों को समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो थोड़ा मीडिया वगैरह ने उनका उस तरीके से बना दिया परसेप्शन कि आम लोगों की नज़रों में तुरंत आते ही पप्पू उनका नज़र आता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। तो देखो परिणाम नेपोलियन के पतन के में सहायक। तो जैसे ही वहां पर उसने अपने भाई जोसेफ को बैठाया और जोसेफ को बैठाकर जैसे ही वह फ्रांस लौटा, तुरंत वहां की जनता ने क्रांति कर दी और क्रांति करके फिर उसके भाई को वहां से भागना पड़ा। उसी के बाद फिर नेपोलियन दोबारा वहां गया और फिर उसको वहां पर युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध करने के क्रम में नेपोलियन ने फिर वहां पर अपनी हार को सुनिश्चित किया, यानी कि एक तरीके से नेपोलियन की वहां पर हार हुई। और उसी तरीके से देखो उधर तो स्पेन में उलझ गया, स्पेन ही उसके पतन का कारण बना नेपोलियन के, सही देखा जाए तो उसको नेपोलियन ने भी स्वीकार किया है कि स्पेन मेरा नासूर बना, यानी कि मेरा एक तरीके से पतन का नासूर साबित हुआ। तो मेज में भी आ सकता है। इधर तो देखो दोनों तरफ एक साथ ही बहुत सारे युद्धों में घेता चला गया, और जब नेपोलियन की हार हुई तो उसकी जो ऐप राज्य की एक छवि बनी हुई थी कि नेपोलियन तो किसी से पराजित हो ही नहीं सकता, वह भी एक तरीके से परसेप्शन भ्रम टूट गया और बहुत सारे मातृ देश एक साथ आए, यानी कि रशिया जैसे व्यक्ति भी, रशिया, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे व्यक्ति इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर नेपोलियन को हराया वहीं पर। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया कि उधर रशिया का भी मार्च साथ साथ कर दिया, रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, उधर ब्रिटेन के साथ भी, यानी कि दोनों तरफ उधर पूर्व और उधर पश्चिम के साथ साथ पूर्व और पश्चिम में दोनों में एक साथ युद्ध लड़ना प्रारंभ किया। वही इसकी राजनीतिक भूल थी।
और राजनीतिक भूल के साथ साथ जब पूर्व में भी और पश्चिम में भी दोनों से नेपोलियन घिर चुका था, तो सारे मातृ राष्ट्रों ने मिलकर इसको पराजित किया और वही इसके पतन का कारण भी बना। अब देखो नेपोलियन का पतन, पतन में युद्ध दर्शन। नेपोलियन कहता था कि देखो जो राजा महाराजा थे उनकी जय पराजय से कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वंशानुगत है। मैं तो क्रांति से ही जन्म लिया हूं और मेरा तो युद्ध करना धर्म है। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्धों को मैं अपनी जीत हासिल नहीं करूंगा तो फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध करना उसका मेन मोटो बन गया और उसी को वह अपना धर्म समझता था। तो बड़े बड़े लॉन्ग मार्च निकालने उसने उसी दिशा में अपने युद्ध दर्शन को अपना प्राथमिक केंद्र बनाते हुए दुनिया भर के युद्ध किए, और ऐसी बात नहीं कि जीत भी हासिल की। और उसी क्रम में उसने युद्ध दर्शन को ही अपना महत्वपूर्ण दर्शन माना और उसी के केंद्र में रखकर उसने कार्य किया, क्योंकि वो तो क्रांति से ही उसने जन्म लिया था। एक तरीके से देखा जाए तो अगर मेंस में प्रश्न आ जाए कि नेपोलियन क्रांति का शिशु था, मूल्यांकन कीजिए। वास्तव में क्रांति का ही शिशु था, क्योंकि वो तो क्रांति के दौर में ही वहां पर उसने जन्म लिया और उसने उस तरीके से कार्य किया। अपने को बुर्बो वंश का भी, जैसे हमारे यहाँ सूर्य वंश होता था उस तरीके से वहाँ बुर्बो वंश था, और बुर्बो वंश का भी बहुत बड़ा अपना उसका वहाँ पर नाम था और बहुत अच्छा शासन चलाते थे। उससे बुर्बो वंश से अपना इसने संबंध जोड़ा। जिस तरीके से हमारे यहाँ वर्तमान समय में आज की युवा पीढ़ी के लोग, खुद तो उनका कोई स्टेटस है नहीं, लेकिन वह अपने नाम के पीछे टाइटल लगा लेते हैं आकाश सूर्यवंशी या विनोद सूर्यवंशी, उस तरीके से। तो यानी कि उस समय सूर्यवंशी जो हमारे यहाँ वंशज होते थे उनकी जो मान मर्यादा थी उसको अपने साथ जोड़कर अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने की चेष्टा करते। उसी तरीके से नेपोलियन ने बुर्बो वंश से जोड़कर अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा वहां पर साबित की। तो उसी तरीके से युद्ध दर्शन आप समझिए कि युद्ध दर्शन उसका क्या था। उसने कहा कि देखो, नेपोलियन ने यह बात कही कि यहाँ के जो पुराने राजा महाराजा हुए हैं उनको, उनकी विजय हो या उनकी पराजय हो, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा वे राजा ही बने रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, अगर मैं युद्ध में हार जाऊंगा तो फ्रांस की जनता मुझे तुरंत भुला देगी। मेरा तो धर्म युद्ध लड़ना है, मैं इसी से ही जन्म लिया हूँ। उसी तरीके से रणनीतिक भूल, रणनीतिक भूल तो आपने प्रत्यक्ष रूप से इधर समझ ली कि रणनीतिक भूल इसकी क्या रही। रणनीतिक भूल दोबारा देख लो एक बार, यही रही कि नेपोलियन को इस बात का भ्रम था कि ब्रिटेन का तो व्यापार केवल यूरोप के साथ ही है, लेकिन ऐसा कदापि वहां नहीं था। और दूसरा, उसने अपने यहाँ दूसरे देशों के यहाँ जो प्रतिबंध लगाए ब्रिटेन के साथ आयात, उत्पाद और निर्यात करने के, उनकी जरूरत खुद नहीं कर पाया, इसलिए भी वहाँ उस देशों के प्रति, उन देशों में नेपोलियन के प्रति आक्रोशित फैले और खुद अपने विरोधाभास उसकी नीतियों में दिखाई पड़ता है। खुद उसने ब्रिटेन के साथ अनाजों का निर्यात किया, जबकि अन्य देशों ने इस बात को अपने विरुद्ध समझा कि देखो खुद तो इसका लाभ ले रहे हैं और हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। तो देखो प्रभाव क्या पड़े फ्रांस की क्रांति के। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यह पड़ा कि यूरोप के अंदर सबसे पहले एक लिखित संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि लिखित संविधान का